नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्रिम जमानत क्या होती है, इसके क्या कानूनी प्रावधान हैं और किसी केस में हमें अग्रिम जमानत लेनी है तो उसके लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को अपनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अग्रिम जमानत क्या होती है। तो यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला है या उसको ऐसी आशंका है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तब उस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में या कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाती है और उस अर्जी को यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उससे जमानत के लिए ही हम लोग अग्रिम जमानत कहते हैं या एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं साधारण जमानत व अग्रिम जमानत में क्या अंतर है। तो साधारण जमानत जो होती है वह गिरफ्तारी के बाद ली जाती है और अग्रिम जमानत जो है वह गिरफ्तारी के पहले ली जाती है, इसीलिए इसको हम लोग अग्रिम जमानत कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कानूनी प्रावधान की कि अग्रिम जमानत को किस सेक्शन में, किस धारा में बताया गया है। तो अग्रिम जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 438 धारा 438 में बताया गया है कि अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान जो है वह धारा 438 में ही इसको बताया गया है और अग्रिम जमानत हमेशा ही अजमानती अपराधों में ली जाती है। इसके बाद अग्रिम जमानत यदि किसी व्यक्ति को लेना है तो उसको कहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा। तो धारा 438 में ही बताया गया है कि अग्रिम जमानत सिर्फ़ और सिर्फ सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय व हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जा सकती है और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ही अग्रिम जमानत केवल देते हैं, उन्हीं के लिए यह अग्रिम जमानत का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अग्रिम जमानत कब लगाई जा सकती है। तो अग्रिम जमानत दो कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं, एक तो एफआईआर होने के पहले और दूसरा एफआईआर होने के बाद। यदि कोई अजमानती केस दर्ज हो सकता है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई अजमानती नॉन बेलेबल केस ऑफेंस है, जो अपराध है वह दर्ज हो सकता है, तो वहाँ पे भी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है। और दूसरा है एफआईआर होने के बाद, यदि किसी व्यक्ति पे एफआईआर हो गई है या फिर पुलिस द्वारा जो आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है उसमें भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम है, तब वह एफआईआर होने के बाद भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है या अर्जी लगा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अग्रिम जमानत जो है उसकी क्या समय सीमा है, वह कब तक वैलिड रहेगी। तो समय सीमा के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। 29 जनवरी 2020 मतलब कि पिछले साल सुशीला अग्रवाल बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली के बाद में अग्रिम जमानत से संबंधित इस संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया था कि अग्रिम जमानत जो है उसमें हमेशा समय सीमा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह केस की परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि अग्रिम जमानत कब खारिज हो जाएगी या फिर कोई व्यक्ति है जो कि आरोपी नहीं है तो उसको समय सीमा रखी जानी चाहिए उसके लिए, और जो आरोपी है उसके लिए जमानत उसकी खारिज हो जाएगी। तो साधारणतः उसमें जो इसका फैसला था कि ट्रायल पूरा होने तक अग्रिम जमानत जो है वह वैलिड बनी रहेगी। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी पारिवारिक विवाद हैं उसमें क्या होता है, जो भी दहेज से संबंधित मसले हैं या पारिवारिक जो भी विवाद हैं, इन केसेस में एफआईआर करा दी जाती है और उस व्यक्ति के अलावा उसके रिश्तेदार नातेदार को भी इसमें पार्टी बना दिया जाता है। तो पारिवारिक विवाद में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि यहाँ पे अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए ताकि पूरा परिवार जेल जाने से बच सके। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और कानूनी जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।